कश्मीर रीजन, जो हिमालय के बीचों बीच बसा है, ने अपनी लंबी और कहानियों वाली हिस्ट्री में कई सारे राजवंशों को उठते और गिरते देखा है। इन सब में कारकोट वंश सिग्निफिकेंट कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवांसमेंट के पीरियड के लिए जाना जाता है। 7वीं शताब्दी सी में उभरकर कारकोटों ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे अक्सर कश्मीर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उनका शासन, जो 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक चला, इस क्षेत्र के भूदृश्य और सांस्कृतिक पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ गया। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन 625 सी में सत्ता में आए। उनके ओरिजिन या उनके उदय के आसपास की परिस्थितियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वह एक चतुर शासक थे जिन्होंने अपनी शक्ति को कंसोलिडेटेड किया और अपने वंश के भविष्य के विस्तार की नींव रखी। दुर्लभवर्धन के शासन ने कश्मीरी इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो स्टेबिलिटी, समृद्धि और कलात्मक प्रतिभा की विशेषता वाला था। कारकोट कला, वास्तुकला और शिक्षा के अपने संरक्षण के माध्यम से कश्मीर को संस्कृति और विद्वता के एक प्रसिद्ध केंद्र में बदल देंगे। दुर्लभवर्धन एक रिमार्केबल विजन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के शासक समझते थे कि उनके नवजात वंश की समृद्धि के लिए एक मजबूत नींव बहुत जरूरी है। उन्होंने पोटेंशियल इन्वेडर्स के खिलाफ अपनी सीमाओं को मजबूत करते हुए राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी लागू किया, गवर्नेंस की एक अधिक सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट की। व्यापार के महत्व को पहचानते हुए दुर्लभवर्धन ने अपने राज्य के भीतर और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। दुर्लभवर्धन का शासन शांति और स्थिरता द्वारा चिह्नित किया गया था, जिससे कला और संस्कृति का विकास हुआ। वह सीखने के संरक्षक थे और उन्होंने विद्वता के केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। न्याय और निष्पक्षता पर राजा के जोर ने उन्हें अपनी प्रजा का सम्मान और वफादारी दिलाई। अपनी मृत्यु के समय तक दुर्लभवर्धन ने कारकोट साम्राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदल दिया था, जिससे उनके उत्तराधिकारियों को और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दुर्लभवर्धन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र चंद्रपीढ़ गद्दी पर बैठा। चंद्रपीढ़ को एक स्थिर और समृद्ध राज्य विरासत में मिला था, लेकिन वह अपनी सीमाओं का विस्तार करने और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दृढ़ था। एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और महत्वाकांक्षी शासक, उन्होंने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने कारकोट प्रभुत्व को दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों तक बढ़ा दिया। चंद्रपीढ़ के अभियानों ने उन्हें शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष में ला दिया। हालांकि वह एक दुर्जय विरोधी साबित हुआ, जिसने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और कारकोट के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। उनकी सैन्य सफलताओं ने न केवल राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि उसके खजाने को धन से भर दिया, जिससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अपनी सैन्य उपलब्धियों के अलावा चंद्रपीढ़ एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने की अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, यह समझते हुए कि आर्थिक समृद्धि राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रपीढ़ के शासन ने कारकोट वंश के लिए महत्वपूर्ण विकास और विस्तार के दौर को चिह्नित किया। इसे इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 4, ललितादित्य मुक्तापिड़ा, द गोल्डन एज बिगिंस। चंद्रपीढ़ के उत्तराधिकारी ललितादित्य मुक्तापिड़ का शासनकाल कारकोट वंश के स्वर्ण युग के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। 724 सी में सिंहासन पर चढ़ते हुए ललितादित्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य विरासत में मिला। हालांकि वह अपनी प्रशंसा पर टिके रहने से संतुष्ट नहीं थे। महत्वाकांक्षा और विजय की प्यास से प्रेरित होकर ललितादित्य ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जो कारकोट साम्राज्य को उसके चरम पर ले जाएगी। ललितादित्य की सैन्य शक्ति पौराणिक थी। कहा जाता है कि उसने अपनी सेनाओं को कई राज्यों पर जीत दिलाई, जिससे उनका शासन मध्य एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैल गया। उनकी विजयों ने कश्मीर में अपार धन और प्रतिष्ठा लाई, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। ललितादित्य का शासन केवल सैन्य विजयों द्वारा परिभाषित नहीं था, वह कला, वास्तुकला और शिक्षा के भी महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में कश्मीर ने भव्य मंदिरों, मठों
और अन्य स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण के साथ एक सांस्कृतिक उत्कर्ष देखा। ललितादित्य के शासन ने कारकोट वंश के शिखर को चिह्नित किया, जो अभूतपूर्व शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का काल था। सेक्शन 5, ललितादित्य's मिलिट्री prowess, कॉन्क्वेस्ट्स एंड कैंपेन्स। ललितादित्य के सैन्य अभियानों को मेटिकुलस प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और अटूट दृढ़ संकल्प की विशेषता थी। वह एक अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुशासित सेना के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने सैनिकों को नवीनतम सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित करने में भारी निवेश किया। ललितादित्य के अभियान केवल क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं थे, बल्कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स हासिल करने और गठबंधन बनाने के बारे में भी थे। ललितादित्य के सबसे उल्लेखनीय अभियानों में से एक तिब्बत लद्दाख क्षेत्र की उनकी विजय थी। इस जीत ने राज्य की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया और इसे भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया। ललितादित्य के सैन्य कारनामों को कई ऐतिहासिक इतिहासों में वर्णित किया गया है, जो अक्सर पौराणिक सीमा पर होते हैं। कहा जाता है कि उसने 80 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी लड़ाई नहीं हारी। ललितादित्य की सैन्य सफलताएं कुछ हद तक उनके सैनिकों और सेनापतियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता के कारण थी। उन्होंने आगे से नेतृत्व किया, अपने सैनिकों की कठिनाइयों को साझा किया और बहादुरी और वफादारी को पुरस्कृत किया। उनकी विजयों ने कश्मीर में अपार धन और प्रतिष्ठा लाई, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप में एक ताकत बन गई।